देखो कहाँ थे लास्ट टाइम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अंतः प्रद्रव्य जालिका। हाँ, सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखना। उपनाम लिखने का काम ज्यादा है। कोशिका का अंतःकंकाल तंत्र। अब दो चीजें एकदम क्लियर रखना, उसी के बाजू से डायग्राम बना लो। बताओ, ये यदि एक कोशिका है, कौन सी कोशिका है? अगर आयताकार बना रहे तो 100% क्या होगी? पादप कोशिका। अरे हाँ या ना? इस कोशिका को बताओ यांत्रिक सहारा कौन देता है कि ये कोशिका खड़ी रहे, स्ट्रेच ना हो? कौन देता है इसको यांत्रिक सहारा? ये संरचना। कौन सी संरचना है ये? सेल वॉल। पादप कोशिका स्टैंड बाय मोड पे रहे, इसमें ज्यादातर रोल किसका होता है? सेल वॉल का। और जंतु कोशिका में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। तो जंतु कोशिका में मालिक ने एक चीज दी है जो हमारे चैप्टर की हेडिंग है। क्या चीज? ये हमारे चैप्टर की हेडिंग। ये कौन सी कोशिका होगी जल्दी से बताओ? जंतु कोशिका। इसके ठीक बीच में क्या होगा? और जल्दी से बताओ, केंद्रक किए कौन से झिल्ली के फोल्ड? बाह्य झिल्ली के फोल्ड क्या बनाएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी वजह से ये जंतु कोशिका जो है ये कोलैप्स नहीं होती है, ये ऐसी नहीं होती है, ये धंसती नहीं है। तो जल्दी से बताओ, कौन सी संरचना जंतु कोशिका को यांत्रिक सहारा या यांत्रिक अवलंबन देती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और पादप कोशिका को यांत्रिक सहारा कौन देता है? सेल वॉल। याद रहेगा ये चीज? दूसरा स्टेटमेंट लिखना। कोशिका के सबसे छोटे कोशिकांग, लाइन चेंज करके, कोशिका के सबसे छोटे कोशिकांग राइबोसोम को, राइबोसोम को जगह प्रदान करते हैं ताकि वे प्रोटीन निर्माण का कार्य कर सकें। बताओ, प्रोटीन निर्माण का काम किसका है? राइबोसोम का। कहां पाए जाते हैं राइबोसोम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मान लो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इस चीज को हम कहेंगे सतह। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर ही जो ये सबसे छोटे कोशिकांग हैं, इन्हीं को कहते हैं राइबोसोम। तो ये राइबोसोम, ये सतह, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा है ये। स्टेटमेंट लिखना लाइन चेंज करके। ईआर की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ईआर की सतह पर आरबी पाया जाता है। ईआर की सतह पर आरबी पाया जाता है मतलब याद रहेगा ये चीज?
लाइन चेंज करके लिखना, राइबोसोम की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर, राइबोसोम की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार, अब चित्र देख लो तो समझ में आ जाएगा। ये क्या है? केंद्रक। केंद्रक में ये क्या है? आंतरिक झिल्ली। ये क्या है? बाह्य झिल्ली। और ये बाह्य झिल्ली के ही फोल्ड हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप देखो, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे हैं जिनकी सतह पर ये डॉटेड स्ट्रक्चर हैं, मतलब राइबोसोम प्रेजेंट है। तो यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर ये चीज होती है, कौन सी चीज होती है? तो इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में कहते हैं खुरदुरी सतह वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एक दिख रहे हो तुम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनकी सतह पर बताओ क्या चीज नहीं है? राइबोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर यदि आरबी नहीं है तो ये कहलाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब चिकनी सतह वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब जब मैं ये पढ़ाता हूं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो मेरे को बॉयज और गर्ल्स के गाल याद आते हैं। जनरली गर्ल्स के गाल कैसे होते हैं? एकदम चिकने, स्मूथ और सॉफ्ट सॉफ्ट, हर कोई चाहता है उनको पकड़ के दबाएं। और बॉयज के, जैसे मध्य प्रदेश की सड़कें, मतलब इतने, क्या बोलना चाहिए उसको, स्मूथ बोलेंगे कि रफ बोलेंगे? रफ। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, तो इसको ऐसे लिख लो थोड़ा। नंबर 1 लिखना, चिकनी सतह वाले ईआर। थोड़ा सा इसके बारे में लिख लो, एक लाइन बताओ, चिकनी सतह मतलब क्या चीज नहीं होगी? ऐसा डायग्राम बना लो, ईआर की सतह पर आरबी एब्सेंट, ईआर की सतह पर आरबी एब्सेंट। याद रहेगा? हाँ, दूसरा क्या हो जाएगा? खुरदुरी सतह वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी डायग्राम का ठीक उल्टा बनाओ। पहले क्या बनाओगे? ईआर। दूसरा क्या बनाओगे? ऊपर सतह। अच्छा, राइबोसोम क्या लिखना? उपस्थित, तो यहां पर प्लस ई एन टी कर लेना, ये। और ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बताओ किसकी सतह पर राइबोसोम है, किसकी सतह पर नहीं है? अब राइबोसोम का काम बताओ। अब भी हमने लिखा ऊपर वाली लाइन, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, निर्माण करना। अच्छे से सुनो, 2016 में जब इस फील्ड में मैं आया तो मेरे को बड़ा डर रहता था कि यार अगर पढ़ाऊंगा, मान लो किसी को पसंद नहीं आया तो कोई भी निकाल सकता है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो हमारे एक सर थे, गुरु प्रसाद रे नाम है उनका। वो एक ऐसा पर्सन मिला
जिसने सही गाइडेंस दिया, बाकी सब हाँ निकाल देते, ऐसा करते, मतलब डराया। उसने कहा एक बात हमेशा याद रखना सौरभ, दूध देती गाय को कोई नहीं निकालता है। जब तक तुम प्रॉफिट जनरेट करते रहोगे, जब तक तुम दूसरे के लिए सार्थक रहोगे, जब तक तुम दूसरे को फायदा पहुंचाते रहोगे, किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हें निकाल दे। बस उसका प्रॉफिट होना चाहिए। सेम ये चीज यहां लागू होती है। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस कौन से वाले का काम होगा? मैं राइबोसोम का काम नहीं कर रहा, पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि राइबोसोम किसकी सतह पर है, चिकनी वाले की खुरदुरी वाले? तो बताओ कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं? ये क्वेश्चन था। दिमाग काम कर रहा है? तो फिर से फ्रेश लाइन से लिखो। क्या लिखोगे फ्रेश लाइन से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इक्वल्स टू, अगर रफ में दिक्कत हो तो आप ऐसा ये ऐसा लिख लेना तो दिमाग चलता रहेगा। काम बताओ जल्दी से इसका। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य बताओ। वेरी गुड। तो ऐसे एरो बना के ऊपर लिख लो कार्य, और ऐसे लिखो प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक। प्रोटीन सिंथेसिस या संश्लेषण में सहायक। अब जल्दी से बताओ किसके पास में राइबोसोम नहीं है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में आगे ऐसा लिख लो ये, तो थोड़ा दिमाग चलता रहेगा। इसका कार्य लिखो लिपिड संश्लेषण में सहायक। एक प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है और एक, ठीक है, याद रहेगा। अभी क्या चिकनी लिखा है ना? अनेक, उसी के नीचे अनेक विषैली औषधियों के, उसी उसी में स्मूथ में लिखना, अनेक विषैली औषधियों के निराविषीकरण में सहायक। निराविषीकरण में क्या होता है? निराविषीकरण जब भी आप नहीं, मान लो कोई भी अगर ये चीज खाता है, पॉइजन खाता है, जहर खाता है, तो जहर जब व्यक्ति के शरीर के अंदर जाता है, अरे हाँ या ना, तो बॉडी में जैसे ही जहर जाएगा तो सबसे पहले एक अंग है, ये उसको, जो जहर में जहरीला प्रभाव है उसको कम करने की कोशिश करेगा। तुम्हारी फैमिली में भी कोई ना कोई लीवर होगा जो तुम्हारी फैमिली की कड़वाहट को कम करने की कोशिश करता है। जैसे जनरली मेरे को बहुत अच्छे से पता है तुम्हारे बाप राम ही होंगे, कि चाचा ने कुछ बोल दिया, बड़े पिताजी ने कुछ बोल दिया, अरे हटाओ तो यार, तुम्हारी मम्मी को समझाते हुए, भाई है बोल दिया क्या दिक्कत है, काय को जबरदस्ती गांठ बना के बैठी तुम। तो जैसे फैमिली में कोई एक लीवर जैसे होता है जो कि डिटॉक्सिफाई करता है, जहरीले प्रभाव को कम करने की कोशिश करता है, इसी का बराबर साथ देता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी। तो दो लोग हैं जो जहर के प्रभाव को कम करने की कोशिश करते हैं तुम्हारे शरीर में। पहला कौन, दूसरा कौन? ये है सच्चाई। लिख लो जरा।
क्या लिखवा दूं? SER प्लस लीवर बराबर SER प्लस लीवर बराबर जहर के विषैले प्रभाव को कम करने हेतु। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। जहर के प्रभाव को कौन कम कर रहा है? ACR की RER? अच्छे से देख के बताओ। अरे हाँ या ना? तो दूसरा वाला जो है ना, दूसरा वाला कौन? रफ वाला, वो जहर बनाएगा। इसको कहते हैं लाइफ का बैलेंसिंग सिस्टम। नेचर ने यदि सुख दिखाया है तो 101% वो दुख भी दिखाएगा, और दिखाना चाहिए भी उसको, क्योंकि तराजू के दोनों पलड़े जब बराबर होंगे तभी हम इस जीवन रूपी नैया से पार हो पाएंगे। तो जितना दुख मिला है उतना सुख भी मिलेगा। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां भी लागू होता है। स्मूथ वाला बहुत सारे पॉइजनस प्रभाव को क्या करता है? बढ़ाता है कि कम करता है? तो दूसरा वाला जो है कौन सा, ये पॉइजन बनाएगा। अब सुनो अच्छे तरीके से, थोड़ा लेवल हाइक करके बताया ये चीज। लाइसोसोम का नाम सुना तुमने कभी? लाइसोसोम में क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। पाचक रस तो नहीं बोलना चाहिए, पाचक एंजाइम ही बोलना चाहिए। पाचक एंजाइम होते हैं। कैसी प्रकृति होती है? हाईली एसिडिक होते हैं, मतलब उच्चतर अम्लीय होते हैं। अम्लीय मतलब पॉइजनस नेचर ज्यादा, टॉक्सिसिटी ज्यादा। और ये जो लाइसोसोम के अंदर जो ये अम्लीय नेचर है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो H2SO4 गाढ़ा भभकता हुआ, वो जो लड़के लड़कियां यूज करते हैं एक दूसरे पे। सोचो उतनी इंटेंसिटी वाला ये जहर तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो अम्लीय पदार्थ कौन बनाता है? अच्छे से अभी देख लो, कंफ्यूज हो गए आगे चल के, और मैं ही करूंगा। जहर के निराकरण को कौन करता है? तो रफ वाला क्या करेगा? ये बनाता है। तो लाइसोसोम के अंदर जो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं अम्लीय प्रकृति के, उनका निर्माण ये करता है। कौन करता है? लिखना है लाइन चेंज करके, नोट करके लिखो अच्छे से। लाइसोसोम के अंदर उपस्थित लाइसोसोम के अंदर उपस्थित 24 उच्चतर अपघटनकारी एंजाइम का निर्माण RER करता है। कौन करता है? चलो, अब यहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लोज होता है। अब किस पे बात कर लेते हैं? राइबोसोम। तो अगला कोशिकांग लिखना राइबोसोम। अब थोड़ी सी यहां पंचायत लिख लो, थोड़ा जल्दी से बताना। बताओ कौन सी कोशिका है? कौन सी कोशिका है? पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग पादप कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग।
जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग और जंतु कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग। तो यहां दो सवालों का जवाब एक ही है, एंड द अवार्ड गोज टू राइबोसोम। तो चाहे कोशिका पादप हो और चाहे कोशिका जंतु हो, सबसे छोटा कोशिकांग कौन होगा? तो ये प्रीलिम्स का फैक्ट है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछ ले कि पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो लवक। लवक को इंग्लिश में बोलते हैं, नहीं रे बेटा, प्लास्टिड। आ चुका है इसलिए लिखा है। और लवक के 3 प्रकार होते हैं, वर्णी लवक, आवरणी लवक और हरित लवक। तो वर्णी, आवरणी, और ये मैं लिख दे रहा हूं पूरा पूरा क्योंकि यही क्वेश्चन है। तो बताओ, पादप कोशिका में जो हरा रंग देता है वो कौन सा लवक होता है? अरे यार, ये लवण लिख दिया, ये हरित लवक, ऐसा। ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ये। तो पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा? पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन? लवक। लवक में कौन सा? याद रहेगा ये चीज। और हाँ, ये जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग जो है ये चीज है। पहले तो आप ये डायग्राम, या डायग्राम नहीं मतलब 4 स्टेटमेंट लिख लो। पादप कोशिका में सबसे बड़ा, पादप कोशिका में सबसे छोटा, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा, जंतु कोशिका में सबसे छोटा। थोड़ा एक्टिव होके पढ़ना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाँ, अब बताओ जल्दी से क्या है? कोशिका किससे मिलकर बनती? कोशिकांग। तो ये कोशिकांग है। देखो वो लिखा ना, बड़ा कोशिकांग। हमेशा याद रखना, कोशिका किन से मिलकर बनती है? आप बोल रहे हो ऊतकों से, तो ऊतक से कोशिका बनती है। तो आप बोल रहे हो बाप को बेटा बना दिया आपने। मेरी बात समझ में आ रही? कोशिका किससे बनती? कोशिकांगों से। थोड़ा ध्यान रखना ये चीज। चले आगे, जल्दी लिख बेटा। अब इतने दिन में एक चीज तो समझ गए ना, आयताकार संरचना बनती है कौन सी है? वो पादप कोशिका। गोलाकार संरचना बनती है कौन सी है? वो जंतु कोशिका। चले आगे। राइबोसोम पढ़ रहे हैं ना, पहली चीज हो गई सबसे छोटा कोशिकांग, है ना। किसकी सतह पे पाए जाते हैं? अब भी पढ़ा हमने, पढ़ के ही फुर्सत हो रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम किसकी सतह पे पाए जाते हैं? तो लाइन चेंज करके लिखो, उपस्थिति बराबर ER की सतह पर। कैसे ER की सतह पर? खुरदुरी। अब वो PhD हो गई है मुझे मालूम है, तो ज्ञान तो दोगे मेरे को, है ना। खट्टा मीठा मूवी देखी है? उस मूवी में याद करो, एक सीन में वो सचिन टिचकुले जो है, मतलब अक्षय कुमार, उसको अपने मजदूरों के लिए खाना बनवाना है। वो रोड साइड काम हो रहा है, तो उसको अपने मजदूरों के लिए खाना बनवाना है। तो वो एक घर होता है पास में, वो हीरोइन की भाभी रहती है। तो
देखा उस सीन के? नहीं देखा। फिर वो क्या नाम है, अक्षय कुमार जाता है और क्या बोलता है हाथ जोड़ के कि भाभी जी मेरे मजदूर मेरे लिए क्या है, भगवान है, और मैं उनको भूखा नहीं देख सकता। तो इतनी सी जगह चाहिए खाना बनाने के लिए। और फिर तुमको पता ही है कि वो जब अंदर जाते तो बड़ा सा पतीला, फिर सब्जी बिखरी है, तो जगह इतनी सी लेते हैं कि इतनी सारी जगह लेते हैं। तो वो सचिन टिचकुले के मजदूर और उसका सामान राइबोसोम है, और उसकी जो भाभी है उसने जो गार्डन अवेलेबल कराया वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह है। ये है सच्चाई। तो जैसे मजदूरों को जगह दी भाभी ने, वो ग्राउंड देकर, इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपनी सरफेस अवेलेबल कराता है। कौन से काम के लिए? ताकि राइबोसोम वहां आए और वहां रहकर प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह के जैसे हैं, और तुम लोग राइबोसोम हो और पढ़ाई कर रहे हो का मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हो। ये है कहानी। लिखना स्टेटमेंट। क्या लिखा? किसकी सतह पे पाए जाते हैं? याद रहेगा ये चीज? लाइन चेंज करके उपनाम। न्यूक्लियो प्रोटीन कण, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। न्यूक्लियो प्रोटीन कण, बताओ किसे न्यूक्लियो प्रोटीन कण कहते हैं? क्यों कहते हैं? पहले तो आप मेरे को बताओ कण क्यों कहते हैं? वेरी गुड। छोटे छोटे कोशिकांग हैं, किसकी सतह पर हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट, राइबोसोम मतलब आप। राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन निर्माण, मतलब आपका काम पढ़ना, पोस्ट लेना, सिलेक्शन लेना। याद रहेगा? अब सुनो मुद्दे की चीज। तो ये कण जैसे तो दिख ही रहे हैं तुमको। अब ये जो वर्ड है, ये वर्ड है कि जो राइबोसोम है वो 2 चीज से मिलकर बनते हैं। नाम से ये स्पष्ट है। पहली चीज जो है वो है न्यूक्लिक अम्ल। इसी को हम कहते हैं हिंदी में नाभिकीय अम्ल। कौन सा अम्ल? ये मात्रा छुट्टी की आएगी, नाभिकीय अम्ल। नाभिकीय अम्ल का मतलब होता है 2 चीज, या तो ये चीज और या तो ये चीज। अब जो राइबोसोम है वो इससे बने हैं, इस नाभिकीय अम्ल से बने हैं। कौन से नाभिकीय अम्ल से? आरएनए। ये नहीं पाया जाता, ध्यान रखना। और एक और चीज हो गई, एक और चीज रह गई, उसको कलर चेंज कर दे रहा हूं। ये क्या लिखा? अब आप मुझे बता दो जल्दी से, राइबोसोम का निर्माण कौन से 2 घटकों से होता है? पहला तो प्रोटीन, वो तो दिख रहा है, वो नहीं इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन सा? नाभिकीय अम्ल। कौन सा नाभिकीय अम्ल? ये। तो अब मैं थोड़ा लाइन लिखा दे रहा हूं पहले व्यवस्थित, फिर तुम डायग्राम बना लेना। क्या लिखा अभी उपनाम में? क्या लिखा? राइबो, हाँ, बराबर, उसी में बराबर आरबी बराबर, फिर से, या लाइन चेंज करना हो तो कर दो, नहीं करना वहीं। आरबी बराबर पहली चीज कौन सी? आरएनए। क्या है आरएनए? ये या ये जो लिखना हो तुम, हाँ तुम समझो भाई। नाभिकीय अम्ल प्लस दूसरी चीज कौन सी? वेरी गुड। ये है कहानी। बन जाएगा? तो कौन सा नाभिकीय अम्ल है आरएनए में? अरे यार क्या बोल रहा हूं। राइबोसोम में कौन सा नाभिकीय अम्ल है?
आरएनए। और दूसरी कौन सी चीज है? अच्छा, लिखो नोट। कोशिका झिल्ली। कौन सी झिल्ली? आंसर आप लिखोगे। बताओ कोशिका झिल्ली का निर्माण कौन सी चीजों से होता है? ऐसा एरो बना दो, ऐसा लिखो निर्माण। आंसर चाहिए आपसे। हाँ जल्दी बोलो। वेरी गुड। एक प्रोटीन है और एक लिपिड है। प्रोटीन का नाम भी बता पाओ और लिपिड का नाम भी बता पाओ तो। हाँ, लिपिड क्या है? ग्लाइकोलिपिड। और प्रोटीन कौन सी बेटा? फॉस्फो। अच्छे से देख लो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं अभी? अब राइबोसोम बताओ जल्दी से। हाँ, राइबोसोम का निर्माण कैसे होता है? वेरी गुड। तो पहले प्रोटीन लिख दिया मैंने क्योंकि आगे भी प्रोटीन है, और दूसरा क्या लिख दिया मैंने? आरएनए। क्या है आरएनए? अब एक नया चीज सीखो, इसी को कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। जैसे आप नाभिकीय अम्ल कह रहे हो, उसी को आनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं। और ये रहे वो क्वेश्चन जो जनरली आपसे नहीं बनते हैं और यही पूछते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन राइबोसोम एंड सेल मेम्ब्रेन? What is the basic difference between ribosome and cell membrane? ये लिखा रखा है। राइबोसोम कंटेनिंग प्रोटीन, बट यूनिक फीचर जो है वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड या आनुवांशिक पदार्थ आरएनए। और जल्दी से बता, कोशिका झिल्ली के पास क्या है? लिपिड। मतलब दोनों में जो डिफरेंस है, बताओ किसके बेसिस पर डिफरेंस है? इनके बेसिस पर डिफरेंस है, ये अंतर हो गए। हाँ, आगे बताता ना, आनुवांशिक पदार्थ वो होता जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है ना। तो ये अंतर हो गया। और अंतर कोई क्या बोलते हैं आप लोग? समानता की असमानता, मतलब डिस्क्रिमिनेशन। और जल्दी से बता दो, हालांकि आपसे बन जाएगा, कोशिका झिल्ली में और राइबोसोम में क्या सिमिलैरिटी है? प्रोटीन। तो ये क्या हो गई है? ऐसी चीजें पूछते हैं, याद रखना, ये लेवल रहेगा इंटरव्यू में आपका। अच्छा, मेरे को एक आप खुद ही बात बताओ भाई, जनरली जो एस्पिरेंट होते हैं वो यहां पढ़ने आते हैं, तो क्या आपके पिताजी और माताजी ये बोलते हैं कि हम रूम का रेंट दे देंगे, खाने का जुगाड़ खुद कर लेना? 99% केसेस में ऐसा होता है कि वो फुल फ्रीडम देते हैं आपको, 24 घंटे देते हैं, साथ ही साथ खाने के लिए भी सुविधा देते हैं, आपको रहने के लिए सुविधा देते हैं, थोड़ी बहुत जेब खर्च भी देते हैं। अरे हाँ या ना? यही चीज पैनल में एकदम क्लियर है कि हमारे सामने जो बंदा बैठता है, इसको 24 घंटे मिले थे, इसको पूरे रिसोर्सेस मिले थे। और आप मेरे को बताओ, आपको कोई देश और दुनिया का कोई दूसरा काम करना था क्या? वो आटा चक्की, जैसे वो कौन सा मूवी है वो, कि उसमें वो दिन में आटा पड़ रहा है और रात में वो आटा चक्की पे काम, तो ऐसा तो नहीं है ना। आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद क्या किया है? पढ़ाई। और अगर आप इंटरव्यू पैनल पर जो आपने सच में अभी तक किया है, जो एक ही तो काम किया है आपने, पढ़ाई, और अगर आप उसको भी ठीक से डिलीवर नहीं कर पा रहे उनके सामने, तो वो ये माइंडसेट लगाते हैं कि जब एक काम जो मिला था वो तक ठीक से नहीं कर पा रहा ये बंदा, तो आगे और कौन सा काम ये ठीक से करेगा। इसलिए इंटरव्यू पैनल में आपका आंसर ना देना आपको सिलेक्शन से बाहर करा देता है। इसलिए नहीं कि आपने आंसर नहीं दिए, इसलिए कि जब एक सिंगल काम, पढ़ाई लिखाई आप नहीं कर पाए हो ठीक तरीके से जो करनी चाहिए थी, तो फिर आप गवर्नमेंट का पार्ट बन के यहाँ तो 50 तो काम दिए जाएंगे, फिर कैसे हैंडल करोगे? तो जब आप एक सिंगल काम के लिए ईमानदार नहीं रहे, तो फिर सिस्टम में आने के बाद 50 काम मिलेंगे तो आप कैसे ईमानदार रहोगे? इसलिए बोलना बहुत जरूरी है वहां। और सिर्फ बोलना नहीं, रियलिटी के साथ बोलना बहुत जरूरी है। इसलिए बोलते भाई पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो फिर पढ़ना ही नहीं है। अब सोचो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। ये क्वेश्चन जब पहली बार हमारे सामने आते हैं ना, तो 2 मिनट के लिए हमारा भी माथा चकराता है। अरे यार 2 मिनट एक बार फिर से बोल जाना,
कि कोशिका झिल्ली और राइबोसोम में क्या समानता है, फिर वो दिमाग लगाना पड़ता है, अच्छा प्रोटीन, इसमें भी प्रोटीन प्रोटीन है, सिमिलैरिटी, असमानता क्या है फिर? मतलब तुम समझ रहे हो, जो लोग पैनल पे बैठे हैं और वो ये पूछ रहे हैं, मतलब उनने सब्जेक्ट पढ़े नहीं, उनने सब्जेक्ट जिए हैं, जिए हैं, जिए हैं। जीने का मतलब है तो पढ़ने के बाद, जैसे बीच बीच में मैं एग्जांपल देता हूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट, राइबोसोम, आप दोनों मिलके कौन सा काम कर रहे हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का। ऐसी चीजें हैं। मेरी बात समझ में आई? एक बार फिर से बता दो, राइबोसोम किससे मिलकर बनते हैं? ठीक है, काम बताओ राइबोसोम का जल्दी से। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये एक कोशिका है, इस कोशिका में ये राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर। कौन सा काम कर रहे हैं? प्रोटीन निर्माण का या प्रोटीन सिंथेसिस का। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अब दिमाग लगाओ, जब तुम पैदा हुए थे तो कितने थे? जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारा साइज शेप कितना था? जो भी रहा हो, तुम्हारी कोशिका कितनी रही? अगर तुम छोटे हो तो कोशिका भी छोटी रही होंगी। फिर धीरे 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 जैसे साल बढ़ता गया तो तुम्हारा आकृति आकार भी बढ़ता गया, तो किसके साइज में भी वृद्धि होती गई है। तो कोशिका में ऐसी कौन सी चीज थी जिसने वृद्धि कराई है? राइबोसोम। कोशिका के अंदर कोई ना कोई प्रोटीन बनाने वाली चीज थी जिसने सेल को क्या किया? बड़ा करने में हेल्प की। तो कौन सी चीज थी वो? अब क्यों नहीं? एक पर्टिकुलर एज के बाद प्रोटीन निर्माण सेल को ग्रोथ नहीं दिलाता, बल्कि अब जिस एज पे अपन पहुंच गए हैं, एडल्ट स्टेज पे, इस एज पे जो हमारे शरीर में कोशिकाएं बनती हैं और हमारे शरीर में कोशिकाएं टूटती हैं, तो ज्यादातर हमारे केस में कोशिकाएं जो टूटती हैं, क्योंकि अंग रात दिन अपना काम करते हैं, तो उन कोशिकाओं की मरम्मत के लिए प्रोटीन चला जाता है फिर। लेकिन शुरुआत में क्या होता है? प्रोटीन का पूरा दारोमदार किसको होता है? सेल को बड़ा बनाने के लिए। तो सेल का बड़ा बनना मतलब सेल का वृद्धि और विकास करना। सेल का वृद्धि और विकास किसकी मदद से होता है? प्रोटीन की मदद से होता है। अब सच्चाई सुन लो, सोयाबीन, पनीर, दालें, ये प्रोटीन के स्रोत हैं। इसको तुम बाहर से खाते हो। क्यों खाते हो? ताकि तुम्हारा वृद्धि और विकास हो। और यही काम सेल के अंदर कौन कर रहा है? राइबोसोम कर रहे हैं। याद रहेगा, ये बैलेंसिंग सिस्टम एक अंदर से प्रोटीन निर्माण कर रहा है और एक बाहर से खाने को बोल रहा है कि प्रोटीन या सोर्स खाओ भाई, और ये दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, वृद्धि और विकास। तो बताओ, वृद्धि और विकास के लिए कौन सी चीज परम आवश्यक है? आप कहते हो प्रोटीन, जो सिखाई गई है बचपन से, इधर भेजे में भर दी गई है। लेकिन ये जो कोशिकांग है ये भी हेल्प करता है सेलुलर लेवल पर, क्योंकि ये भी तो प्रोटीन बनाता है, तब तो सेल क्या होती है? एलोंगेट, तब तो सेल का साइज बढ़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये है सच्चाई। बन जाएगा? तो एक कार्य बस लिख लो एक बार। क्या होगा कार्य? प्रोटीन निर्माण कर, प्रोटीन निर्माण कर कोशिका के आकार में वृद्धि कराना। ये समझ में आ गया कोशिका के आकार में वृद्धि कैसे होगी? जब छोटे थे फिर बड़े हो रहे हो तो कोशिका बढ़ रही है, ऐसे। कोशिका के आकार में वृद्धि कराना। अब लिखो नोट। हालांकि लिखने की जरूरत है क्या? खुद ही लिखना, लिखना हो तो लिखना, नहीं लिखना छोड़ देना। आजकल ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं, यदि किसी कोशिका में राइबोसोम ना हो तो क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, ब्रैकेट में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो वृद्धि और विकास नहीं होगा। एक बार लिख लो जरा ये चीज। यदि किसी कोशिका में राइबोसोम अनुपस्थित हो, यदि किसी कोशिका में राइबोसोम अनुपस्थित हो
तब प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य बता होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, उस कोशिका का नाम बताओ जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। हाँ, मैं मदद करता हूं। अच्छा, इंडिया में अगर किसी की शादी ना हो, इंडिया की बात कर रहा हूं, उसके बच्चे होंगे? अरे जनरली आंसर पूछ रहा हूं, होंगे नहीं होंगे? वो टेस्ट ट्यूब की बात नहीं कर रहा हूं, जनरली नहीं। सेम कॉन्सेप्ट यहां है। ये आरबीसी है। कौन सी चीज है? अच्छे से सुनना कहानी, बचपन से पढ़ा होगा आपने। आरबीसी घोस्ट सेल है, मतलब आरबीसी के अंदर ये नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? अगर केंद्रक नहीं पाया जाता तो इसका मतलब है कि केंद्रक किससे मिलकर बनता? झिल्लियों से। मतलब क्या नहीं पाया जाएगा? ये भी नहीं पाई जाएगी। केंद्रक झिल्ली के, स्पेशली बाह्य झिल्ली के फोल्ड ही है। तो अगर केंद्रक नहीं है, मतलब केंद्रक झिल्ली नहीं है, तो क्या भी नहीं होगा? ये भी नहीं होगा। और इसी की सरफेस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे कौन सी चीज होती बेटा? तो ये भी। तो उस कोशिका का नाम बताओ जिसकी यदि शादी नहीं हुई है तो बच्चे भी नहीं होंगे। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? आरबीसी। ये लेवल है भैया, 2 नंबर का क्वेश्चन था। उस कोशिका का नाम बताइए जिसमें प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। आंसर है आरबीसी। तो लिख लो जरा, आरबीसी में केंद्रक, कॉमा केंद्रक झिल्ली, कॉमा ईआर, कॉमा राइबोसोम का अभाव होता है। जहां तुमने केंद्रक लिखा है ना, उसको गोला लगा के उसी के नीचे लिखो घोस्ट सेल। घोस्ट मतलब भूतिया। बीचों बीच लिखना राइबोसोम का विभाजन, बीचों बीच हेडिंग है ये, आरबी का विभाजन। पहले लिखना, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो इसको। अच्छा, एक वर्ड बोल रहा हूं, इसका उल्टा बताना क्या होगा। उच्च वर्गीय जीवों में उपस्थित, इसका निम्न, इसका क्या होगा? निम्न। हाँ, एक साइड लिखो निम्न जीवों, निम्न श्रेणी के जीवों, निम्न श्रेणी के जीवों में। दूसरे साइड लिखो, दूसरी साइड इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उच्च श्रेणी के जीवों में। अब उस साइड लिखो, निम्न श्रेणी के जीव क्या कहलाएंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। कौन सी कोशिका में? इस साइड क्या लिखोगे? यूकैरियोटिक कोशिका में। उस साइड लिखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका के सबसे क्लासी एग्जांपल क्या है? जीवाणु कोशिका में। इधर मानव एवं, मानव क्या क्या है? मानव जंतु है ना, मानव ब्रैकेट में जंतु एवं पादप कोशिका में। हाँ, अब आप इसको बंद कर लो, ये डब्बे को, 3 जो पॉइंट थे ऐसे बंद कर लो।
और अब जब बंद कर लेना तो एक एरो बनाना ऐसा, इसके नीचे भी एरो बनाना, और अब लिखो आंसर। बताओ प्रोकैरियोटिक कोशिका में, मतलब जीवाणु कोशिका में, कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? और यूकैरियोटिक कोशिका में, चाहे मानव हो चाहे पादप हो, जो राइबोसोम पाया जाता है वो कौन सा राइबोसोम है? एटीएस। तो पहले तो आप ये दोनों चीजें एकदम क्लियर कर लो। एक साइड लिखो 70S राइबोसोम, एक साइड लिखो 80S राइबोसोम। बताओ तुम्हारे शरीर में कौन सा राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेगा? वेरी गुड। और बैक्टीरिया के शरीर में? ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये कौन सा राइबोसोम है? ये कौन सा राइबोसोम है? बताओ छोटा कौन सा दिख रहा है, बड़ा कौन सा दिख रहा है? क्यों? सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा है उच्च श्रेणी के जीवों में बड़ा होगा, निम्न श्रेणी के जीवों में छोटा होगा। लेकिन सबसे खतरनाक चीज, जिसे हम राइबोसोम ऐसा बना देते हैं, असल मायने में राइबोसोम ऐसा नहीं होता, राइबोसोम ऐसा होता है। मतलब 2 यूनिट से मिलकर बनता है। कितनी यूनिट से मिलकर बनता? पहले ये वाला बता देता हूं, कौन सा? 70 है। तो 70S राइबोसोम 2 यूनिट से मिलकर बनता है। सबसे पहले ये यूनिट, और दूसरी ये यूनिट। मतलब आप 70S के नीचे ही लिखेंगे बड़ी यूनिट बराबर 50S, छोटी यूनिट बराबर 30S। और इसमें गणित नहीं है, ये याद रखना, बायो है, थोड़ा डिफरेंस रहे इसलिए 50 और 30 किया उन्होंने। अब 50 और 30 कितना होता है? 80 होता है। लेकिन यहां गणित नहीं चल रही है, यहाँ बायो चल रही है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन बना रहे इसलिए इन्होंने ऐसा किया। अब बताओ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बैक्टीरिया में कौन सा राइबोसोम होता है? 70। उसकी स्मॉल यूनिट बताइए, और लार्ज यूनिट ये लेवल रहता है वहां। याद रहेगा ये चीज? इसी का अपोजिट लिखना है तुमको। तुम्हारी कोशिका में कौन सा राइबोसोम है? 80S। उसकी लार्ज यूनिट बताओ तुम, और स्मॉल यूनिट बताओ। तो तुमको करना कुछ नहीं है, अगर तुमको 70S की 2 उप यूनिटें पता चल गई हैं, तुमको यही याद रखना है बहुत तगड़ा। 70S की 2 उप यूनिट कौन कौन सी हैं? इसी में तुम 10-10 जोड़ दो, तो ये 80S की 2 यूनिटें हो गई। 50 में 10 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 30 में 10 जोड़ोगे तो लो किसकी 2 यूनिट निकल आई? 80S की। अरे हाँ या ना? अभी अच्छे से देख लो, कंफ्यूज मत होना ना करना। राइबोसोम कितने प्रकार के हैं? पहला 70S, दूसरा 80S। तो जिसको हम टीचर जनरली मैंने बोला ना कई बार हमारे दिमाग में बचपन से ही गलत चीजें चली जाती हैं, और वो इतनी गहराई तक जाती हैं या इतनी गहरी माइंड में आ जाती हैं कि उस क्या बोलना चाहिए स्टेटमेंट से बाहर आना हमारे लिए बहुत मुश्किल सा हो जाता है। जैसे जब पहली बार जनरली कभी भी राइबोसोम कोई टीचर बनाता तो ऐसे ही बनाता है जैसे मैंने भी बनाया था, लेकिन अब एकदम से मुझे क्या पढ़ाना पड़ा कि राइबोसोम की 1 यूनिट होती है कि 2 यूनिट होती है। और सबसे खतरनाक चीज, आईएएस का एग्जाम दोगे तो वहां पता चलेगा कि जो 2 यूनिट राइबोसोम होता है वो इसके जरिए इंटरलिंक होता है। किसके जरिए इंटरलिंक होता है? मैग्नीशियम। तुम्हारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है तो क्या होगा? ये 2 यूनिटें टाइट जुड़ेंगी कि टाइट नहीं जुड़ेंगी? और जब तक ये दोनों यूनिटें टाइट नहीं जुड़ेंगी प्रोटीन सिंथेसिस का काम नहीं होगा। तो बताओ कौन सा खनिज या कौन सा मिनरल राइबोसोम की क्रिया विधि में सहायता करता है? मैग्नीशियम। मेरी बात समझ में आ रही है? लाइन चेंज करके लिखना। मैग्नीशियम खनिज, मैग्नीशियम खनिज राइबोसोम की दोनों यूनिट को
जोड़ने में सहायक होता है। याद रहेगा ये चीज? अरे हाँ या ना तो बोलो। ठीक। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट थोड़ा सा देखना, ये एक कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये कोशिकांग है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक बोलते हैं। बताओ हरित लवक किसमें पाया जाएगा? पादप कोशिका में। बताओ माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाएगा? जंतु प्लस पादप दोनों में, दोनों में पाया जाएगा। कौन? और इन दोनों की अगर आप कभी संरचना देखोगे, जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा जब माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जब मैं तुम्हें संरचना बताऊंगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया पहले मुझे बता दो, ये कोशिका है कि कोशिकांग है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका है कि कोशिकांग है? राइबोसोम किसके अंदर होता है, कोशिका के अंदर कि कोशिकांग के अंदर? कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया वो बच्चा है जो खुद बाप बन गया है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इन दोनों के दोनों कोशिकांग हैं। अरे हाँ या ना? और जल्दी से मेरे को एक बात बता दो, राइबोसोम भी क्या है, एक कोशिकांग है। दोनों कोशिकांग कोशिकांग है कि नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ये वाला राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? दिमाग काम कर रहा है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर भी कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? जीवाणु में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो अभी जीवाणु को गोली मारो, बताओ कौन से दो कोशिकांग ऐसे हैं जिनमें राइबोसोम पाया जाता है? कौन से ऐसे दो कोशिकांग हैं जो स्वयं प्रोटीन निर्माण कर सकते हैं? कौन से ऐसे दो कोशिकांग हैं जो हैं तो कोशिकांग लेकिन कोशिका जैसा प्रभुत्व रखते हैं? जैसे किसी कोशिका के अंदर राइबोसोम होता है जो प्रोटीन संश्लेषण करता है। बताओ कौन से कोशिकांग के अंदर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण करता है? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट खुली चुनौती देते हैं कि सेल तुम भी हो, मतलब सेल, हम भले सेल नहीं है लेकिन हम भी वही काम कर रहे हैं, हमारे पास भी वही चीज है जो तुम्हारे पास है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। क्या बोलते हैं? अभी परेशान मत हो, आगे और डिटेल कराऊंगा, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग दी। लिखना अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में, किस किस में? एवं क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम पाया जाता है। बताओ कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? अब जल्दी से बताओ, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है क्या? 101%, क्योंकि कौन सा राइबोसोम है? 70S। अब जाते जाते एक चीज बताओ, बैक्टीरिया के अंदर कौन सा कोशिकांग होता है? कौन सा? एस। एस का मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यूनिट होती है। जैसे शक्कर लाते हो तो किस में लाते हो? केजी में। तेल लाते हो तो किस में लाते हो? अभी 2 मिनट बता रहा हूं। शक्कर किस यूनिट में लाते हो? तेल किस यूनिट में लाते हो? उसी तरह से राइबोसोम का डिवीजन सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये यूनिट है। तो जहां एस लिखा है उसका मतलब कोई, जैसे एस कहीं भी लिखा होगा ना, या एक काम करो कॉपी में सबसे ऊपर लिख लो, एस बराबर सेडिमेंटेशन ठीक लिखा, कोफिशिएंट,
ये है एस। अब कोई पूछे एस क्या है तो क्या बोलोगे? यूनिट है। क्या है एस? किस चीज की यूनिट? राइबोसोम की। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां? हाँ, मेन चीज बता रहा था मैं। टाइम हो गया क्या? देखना जरा, ये क्या चीज है? इसके अंदर केंद्रक होगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे अन्य कोशिकांग होंगे क्या? नहीं। लेकिन राइबोसोम में बताओ कौन सा कोशिकांग होता है? राइबोसोम। कौन से राइबोसोम? और इसी राइबोसोम की वजह से, 70s राइबोसोम की वजह से बताओ जीवाणु की कोशिका कौन सा काम करती है? और प्रोटीन संश्लेषण की वजह से जीवाणु कोशिका का क्या होता है? वृद्धि। और इसका मतलब क्या हुआ? एक बैक्टीरिया से दो, फिर दो से चार, और चार से आठ, और हर बार इनका साइज भी जो है वो क्या होता चलेगा थोड़ा सा। किसकी वजह से? कौन कर रहा प्रोटीन सिंथेसिस? दिमाग काम कर रहा। मान लो ये टीबी का बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मान लो ये हैजा का बैक्टीरिया है, विब्रियो कॉलरी। तो जल्दी से बताओ, ये बैक्टीरिया जो है ये हमारे शरीर के अंदर जाके रोग उत्पन्न करेगा और लगातार अपना नंबर बढ़ाएगा। मतलब क्या करेगा? किसकी मदद से? ऐसा क्या है बैक्टीरिया के अंदर जिस वजह से ये अपना नंबर मल्टीपल करता है? राइबोसोम। राइबोसोम कौन सा काम करता है? जब भी तुमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जीवाणु जनित विकार होता है, जीवाणु जनित समस्या होती है, तो एंटीबायोटिक खाते हो। एंटीबायोटिक जब तुम खाते हो तो एंटीबायोटिक खाया तुमने, ब्लड में मिली। अरे हाँ या ना? ब्लड के जरिए कहां पहुंची वो? अंगों में। अंगों से कहां पहुंची? ऊतकों में। ऊतकों से कहां पहुंची? कोशिका में। कोशिका के अंदर, जीवाणु की कोशिका के अंदर ये संरचना जो होती है, देखो अच्छे से, कौन सी संरचना? यहां तक पहुंचती है और इसके निर्माण को ऐसा कर देती है। बताओ एंटीबायोटिक दवाएं असल में क्या काम करती हैं? राइबोसोम का जो मेन काम है उसको ब्लॉक कर देती हैं, उसको रोक देती हैं, उसको नहीं होने देती हैं। तो बताओ राइबोसोम का मेन काम कौन सा नहीं होगा तो कौन मर जाएगा? ये है मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग। ऐसे काम करती हैं एंटीबायोटिक औषधियां। किसकी सिंथेसिस को स्टॉप कर देती हैं? प्रोटीन सिंथेसिस की निर्माण दर को रोक देती हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस की निर्माण दर रुकी मतलब कौन से कोशिकांग की एक्टिविटी समाप्त हो गई? या लिखना स्टेटमेंट। प्रतिजैविक औषधियां, प्रतिजैविक औषधियां मतलब एंटीबायोटिक दवाइयां है ना। प्रतिजैविक औषधियां जीवाणु के अंदर उपस्थित, बताओ कौन सा राइबोसोम है? 70S राइबोसोम की क्रियाविधि को बताओ क्या करती हैं? वेरी गुड, ब्लॉक कर देती हैं। ब्लॉक मतलब समझ रहे हो ना? उसके साथ मिक्स होके उस काम को नहीं होने देती हैं। जैसे मैं तुम्हारा अभी हाथ पकड़ लूं तो तुम कौन सा काम नहीं कर पाओगे? कुछ ऐसी करती एंटीबायोटिक दवाएं, तो मैं हो गया एंटीबायोटिक मेडिसिन और तुम्हारा हाथ हो गया राइबोसोम। वो अब उसमें फिनॉल का परसेंटेज क्या है? थोड़ा सा बढ़ा है। तो फिनॉल का बढ़ा हुआ परसेंटेज इजीली क्या कर देता है? खत्म ही कर देता है। फिनॉल में परसेंटेज ज्यादा है। फिनॉल मतलब जिसे पूंछा लगाते हैं, वो हम पिएंगे तो मर जाएंगे। ये दिक्कत है। हमको जीना तो है तो उससे कम वाला चाहिए हमको। ऐसी ये कहानी।
क्या लिखवा रहे थे? ब्लॉक कर देते। बताओ ब्लॉक करने से क्या होगा? सीधा सीधा लिख लो, 70S राइबोसोम की क्रियाविधि बाधित हो जाती है। ये क्वेश्चन है। 70S राइबोसोम की क्रियाविधि बाधित हो जाती है। जैसे मैंने बोला ना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं तो तुम क्या नहीं कर पाओगे, आगे लिख नहीं पाओगे, मतलब तुम्हारी क्रियाविधि क्या हो गई? बाधित हो गई। और जब तक ये पकड़ा रहेगा हाथ, तब तक तुम आगे काम ही नहीं कर पाओगे। ऐसे करता है एंटीबायोटिक मेडिसिन वर्क। बन जाएगा? चल बाकी कल। हाँ बताओ।